कोई कानून लाया जाता है तो कुछ न कुछ आपराधिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं जो उसका उल्लंघन करते हैं। तो आप लोगों के सहयोग से आप लोगों के द्वारा बहुत बार सूचना दी जाती है, उसके आधार पर हम लोग छापेमारी करके कार्रवाई करते हैं। कई बार खुद से हम लोग सूचना इकट्ठा करके छापेमारी करते हैं। हमारे बीच में माताओं बहनों जीविका दीदियों ने बहुत इसमें शुरू से ही सहयोग करती रही हैं। उन्होंने बहुत सूचनाएं दी और कई जगह तो खुद जीविका दीदियों ने समूह बना के जाके ऐसे अवैध रूप से निर्माण हो रहा था उसको बंद भी करवाया। तो ये आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे से काम हो रहा है। आपको बता दें कि इसी वर्ष 2 लाख लीटर से ज़्यादा शराब की जब्ती की गई है और कई माफियाओं पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन ये जब कोई भी कानून बनता है, आप लोग जानते हैं, तो उसका उल्लंघन का प्रयास लोग करते रहेंगे, हम लोग कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे, लेकिन तब भी लोग ऐसे मिलते रहेंगे जो ये काम करते रहे। तो पूर्ण रूप से तभी इस बीमारी को हम लोग खत्म कर सकते हैं जबकि सामाजिक स्तर पे इसको हम सभी लोग इस चीज को लेके एक संकल्प ले लें कि अपने गांव को, अपने समाज को इस नशे की बीमारी से मुक्त कर देना है। जब हम लोग ये चाह लेंगे तभी ये पूरी तरीके से खत्म हो पाएगा। नहीं तो कानून बनने से कमी आती है लेकिन पूरे जड़ से सफाया नहीं होता है। जब हम लोग जिस चीज को ठान लेंगे कि ये चीज समाज के लिए बहुत बुरी और खत्म हो जाती है। पहले आप लोग सुने होंगे सती प्रथा के बारे में बहुत लोग जानकारी रखते होंगे, लेकिन जब समाज सुधारकों ने राजा राम मोहन राय इन सबके नेतृत्व में उस समय लोगों ने अभियान चलाया, आंदोलन चला, समय लगा, लेकिन खत्म हो गई है। उस समय उन लोगों को भी लगता रहा होगा कि सती प्रथा खत्म नहीं होगी। इसी प्रकार से हम लोगों को भले लगता है बहुत कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। अगर आप सब लोग मिलकर चाह लें और एक एक पंचायत ठान ले कि नहीं अपने पंचायत को नशे से मुक्त करना है तो बहुत उसमें समय नहीं लगेगा। अब देखिए, इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है, ये कोई संदेह का विषय नहीं है कि शराब और अन्य प्रकार के नशा के सेवन से स्वास्थ्य पर क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। हर व्यक्ति जानता है, जो आदमी शराब पीता है उसका लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और जिनका उतना सामान्यतः आयु होनी चाहिए उससे कई वर्ष घट जाती है उनकी लाइफ के, और उसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं मिलता है। तो एक ऐसी चीज है, लीवर शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। तब इतना समझ लें कि अपनी लाइफ तो खराब ही कर लेता है, इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन अब ये बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर कोई शराबी आदमी है और नशा कर रहा है, केवल उसका अपना जीवन चौपट हो, केवल उसी को दंड मिले तब भी स्वीकार योग्य हो सकता है। लेकिन अब केवल उसी का नहीं खराब होता, उसका पूरा परिवार इससे प्रभावित हो जाता है। अभी गाने के बोल भी हम देख रहे थे कि जो माताओं बहनों पत्नियों के जो पैसे रहते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं इसमें। हम लोग जानते हैं कि हमारे समाज में माताएं बहनें अपने पतियों से बचा के कुछ पैसे रखती हैं कि ताकि कोई इमरजेंसी आए परिवार में तो उस पैसे का प्रयोग उस समय करें। अपने जेवरात गहने रखती हैं कि ताकि कभी इमरजेंसी आए तो उसका प्रयोग है, अन्यथा वो जीवन पर्यंत इनकी संपत्ति के रूप में रहता है। लेकिन आप सब लोग इस बात से अवगत होंगे, जानकारी होगी कि जो शराबी आदमी होता कई बार जाके लड़ झगड़ के हमारे माताओं बहनों से वो पैसा भी छीन करके शराब में उड़ा देता है। साथ ही साथ कई लोग जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, दैनिक मजदूरी में, वो प्रतिदिन पैसा कमाते हैं, घर पे ले जाके घर चलाना चाहिए। कई बार होता है सुबह दिन भर कमाएंगे और शाम को जाकर उसको पी के उड़ा देंगे, तो घर का सोचिए आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। बच्चों की पढ़ाई में जो पैसा लगना चाहिए वो शराब के नशे में उड़ा देते हैं। तो सोचिए कितना परिवार की हालत खराब हो जाती है। और न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि जो आदमी जब शराब के नशे में हो जाता है तो उसके अंदर इंसानियत भी उस समय नशे में नहीं बचती है, तो जाकर घर पे मार पिटाई भी करेंगे। तो सामान्यतया जो है, जब होश में रहता है कोई व्यक्ति थोड़ी ना अपने माताओं बहनों पत्नियों के साथ मार पिटाई करता है। जब नशे में रहता है उसी समय ज्यादा कर जाता है। हमारे घर के बच्चों के बचपना खराब होता है इससे, हम लोगों ने भी देखा। आप सोचिए, जब किसी भी कोई भी शराबी व्यक्ति कहीं पे रात के नशे में लुढ़क गया, कहीं नाले में गिर गया, कहीं रोड पे पड़ा हुआ है, अब सोचिए उसके बच्चे को, जो अपना बच्चों का भी एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में जब रहता है कि भैया इनके पापा तो शाम को शराब पी के नाले में गिरे रहते हैं, उनके ग्रुप में भी बच्चों को भी अपनी अपनी सबकी बहुत इज्जत होती है, आत्मसम्मान होता है, तो उनको सोचो कितना बेइज्जती होती है।
उनको कितना डर लगा रहता है बच्चे को कि शाम को उनके पिताजी वापस आएंगे कि नहीं, कोई दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। तो पूरा बचपना जो है बहुत मानसिक रूप से पूरा बचपना उनके परेशानी में गुजरता है। तो ऐसे बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ठीक नहीं रहती है, बड़े होके तब उनका पूर्ण रूप से ग्रोथ नहीं हुआ रहता है। तो ये हम लोग, अच्छा बच्चे तो बोल भी नहीं पाते हैं, उनको क्या समस्या है। तो समझिए तो शराब के कारण ना केवल उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद होता है, उसके परिवार का पूरा आर्थिक स्थिति, माली हालत खराब हो जाती है, कमर टूट जाती है, बच्चों का बचपना खराब हो जाता है। जब इतनी बड़ी बीमारी है, ये इतनी बड़ी सामाजिक बीमारी है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग मिलकर इसको जड़ से उखाड़ फेंकें। और विशेष रूप से जबकि सरकार के द्वारा पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है, तब तो हम लोगों के पास एक और अच्छा अवसर है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंकें। तो इसमें दो चीज है, एक तो जो आप लोग सहयोग करते रहते हैं, फोन करके सूचना देते हैं टोल फ्री नंबर पे, वो सूचना देते रहें, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। उसका नंबर अगर कई सारे यहाँ पोल वगैरह में तो लिखा हुआ है, जो खंभे हैं, बिजली खंभे, टेलीफोन, इन सब पे लिखा है, लेकिन आप लोगों से अनुरोध उसको देख लें, उस पर फोन करते रहें, बताते रहें। और उसका नंबर नोट भी कर सकते हैं, 1800-3456-268, ये टोल फ्री नंबर उत्पाद विभाग का, इस पर सूचना दीजिए, आपको पहचान गुप्त रखी जाएगी। हम लोग उस पर भी तुरंत छापेमारी करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप सभी लोगों को पता रहता है कि आपके गांव में कौन शराब का सेवन करता है, ये सबको पता रहता है। आपको समझाने से ज्यादा बढ़िया हथियार कुछ नहीं है। गांव के सभी जनप्रतिनिधि, सभी प्रबुद्धशाली लोग मिल के सभी को समझाएं। अब इसमें देखिए हर गांव में, ये मुझे पूरा विश्वास है, हम लोगों ने देखा है कि जो बाहुल्यता है वो ऐसे लोगों की है जो नशा नहीं करते हैं। जो नशा करते हैं वो बाहुल्यता में नहीं है, वो अल्पमत में है। तो अगर बाहुल्य लोग चाहेंगे तो उनको समझाएं, आप उनको समझाइए, उनको छोड़ने पे मजबूर करिए। समझाने पे नहीं मानते तो निंदा करिए, निंदा करने पे नहीं मानते तो तिरस्कार करिए कुछ, क्योंकि वो हर व्यक्ति सामाजिक होता है, वो समाज से बाहर नहीं हो सकता है। जब पूरा समाज के बाहुल्य वर्ग चाह लेगा कि नहीं इस नशे को अपने पंचायत में नहीं रहने देना है, तो कोई व्यक्ति इसको नहीं उसमें रहेगा। और ये तब सही रूप से हम लोग इस बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंक पाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा कि हम सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि इस अवसर पर जितने उपस्थित हैं, सभी जो प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पे हैं, माताएं बहनें, हम सभी लोग इस पर विचार करें और अपनी अपनी पंचायतों को शराब के नशे से मुक्त करें। इस आज जनसंवाद के अवसर पर सभी लोग इस बात का संकल्प लें। बहुत सभी लोग जानते हैं कि सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायतों के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू किया जा रहा है। कई पंचायतों में शुरू हो गया है और जिन पंचायतों में भी शुरू नहीं हुआ है, इस साल के अंत तक वहां शुरू कर दिया जाएगा, मार्च के पहले। अब इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार को 2-2 कचड़े का डब्बा दिया जा रहा है, हरे रंग का, नीले रंग का, 2 डस्टबिन दिया जा रहा है। मैं बहुत अनुरोध करूंगा, ध्यान से आप लोग सुन लें कि अब उस कचड़े का डब्बा इसलिए दिया जा रहा है कि एक कचड़े के डब्बे में अपेक्षा यह है कि आप लोग सूखा कचरा रखेंगे, दूसरे में गीला कचरा। अब गीला कचरा जो खाद्य सामग्री, ये सब जो कंपोजेबल वाला रहता है, जिसका कंपोस्टिंग करके खाद बना सकते हैं, वो सब उसमें रख दिया जाता है। सूखा कचरा रहता है जो प्लास्टिक हो गया, बल्ब ट्यूबलाइट जो टूटा हुआ है, या कोई भी अन्य सूखा कचरा जो आप एक दूसरे डस्टबिन में डाल दें। ये दोनों को अलग अलग करके आप लोग डालते रहेंगे। और तब पंचायतों द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत कचरा संग्रहण के लिए, कलेक्शन के लिए रिक्शा भी क्रय किया जा रहा है। और उस रिक्शा के साथ हमारे स्वच्छता कर्मी आएंगे जो नियुक्त किए गए हैं। आपको उन दोनों ही कचड़े के डब्बे में जो इकट्ठा कचरा हुआ है, सुबह सुबह कर्मी आएंगे, उनको दे देना है। और उस कचड़े को ला के पंचायत स्तर पर कचरा निस्तारण का केंद्र बन रहा है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, WPU, उसमें जो भी कचरा खाद बनाने लायक होगा उसको कंपोस्टिंग के माध्यम से पंचायतें खाद बना के उसको बेचनी है। और जो कचरा प्लास्टिक हो गया, बोतल हो गया, जिनका रिसाइकल के रूप में प्रयोग हो सकता है, उसको रिसाइकलिंग के लिए बेच देंगे संबंधित एजेंसी को। तो ये कचरे का समुचित निस्तारण होगा। अब इसमें 2-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो क्यों अभी इस अभियान की एकदम इमरजेंसी क्यों आ गई है, ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपसे क्या क्या इसमें सहयोग की अपेक्षा है, किस तरह इसको हम लोग सफल बनाएं। अब पहले देखिए, ये अभियान अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। पहले
इस अभियान को 3-4 साल के चरण में शुरू कराना था, लेकिन सरकार ने देखा इसमें इमरजेंसी को देखते हुए ये निर्देश आया नहीं, इसी साल इसको कराना है, शुरू करा देना है। अब क्यों? क्योंकि देखिए जो प्लास्टिक का कचरा है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कचरा है, ये दिन ब दिन इसका उत्पादन बढ़ता जा रहा है, इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नागरिक बैठे हुए हैं, पहले के समय पे इतना प्लास्टिक जनरेट नहीं होता था, इतना कचरा नहीं होता था। पहले के समय पे इतना बैटरी, बल्ब, ट्यूबलाइट इतना जनरेट नहीं होता था, क्योंकि इतना प्रयोग ही नहीं होता था। अब आज के समय पे हम लोग को याद है, हम लोग भी गांव में शादी बारात में जाते थे, तो हम लोगों को जो पत्ते का बना हुआ थाली, पत्तल दिया जाता था खाने के लिए, कटोरी भी पत्तल का बना होता था, जो पीने के लिए कुल्हड़ में पानी हम लोग को मिलता था। अब वो सब प्रदूषण का कारण नहीं बनता था, पत्ता तो इजीली बहुत आसानी से सड़ के गल जाता है, कुल्हड़ तो मिट्टी ही होता है। लेकिन आज के समय पे शादी बारात में कौन सा प्लेट यूज होता है? प्लास्टिक का थाली यूज होगा, आपका कटोरी प्लास्टिक का रहेगा, गिलास प्लास्टिक का रहेगा। और प्लास्टिक का प्रयोग कितना बढ़ गया, आप बाजार जाते हैं कुछ भी खरीदने, पॉलिथीन में लेके आ जाते हैं। पहले लोग झोले का कपड़े का झोला रखते थे, ये कागज का वो रखते थे, उसमें लेके आते थे। तब इतना पॉलिथीन प्लास्टिक का प्रचलन नहीं था, ये प्लास्टिक की बोतलें इतनी नहीं थी। अब बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा है, तो इसीलिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम लोग जाग जाएं भी। तभी सरकार ने ये इसी साल इसको लागू करने का निर्णय ले लिया है। अब इसका नुकसान समझिए, अब ये प्लास्टिक कभी सड़ता गलता नहीं है। जो कांच आप तोड़ के हम लोग फेंक देते हैं, बल्ब टूटा, ट्यूबलाइट टूटा, ये कभी सड़े गलेगा नहीं, ये लाखों साल तक वहीं पड़ा रहेगा। अब ये जब हम लोग घर के पीछे कहीं फेंक देते हैं, तो उसका कभी हम लोग वहां उसका पानी बह के आएगा, वहां पे अनाज आसपास उगाएंगे, बह के उसका कुछ कड़ चला जाएगा, तो जो खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो उसका हम लोग सेवन कर लेते हैं। और ये चूंकि इसका प्रयोग ज्यादा बढ़ गया है, तो सोचिए अगर पूरे पंचायत में मतलब सैकड़ों किलो हर महीना ऐसा खाद जनरेट होके, कचरा जनरेट होके, उत्पन्न होके उसको रखा जा रहा है, कहाँ जाएगा वो? सड़े गलेगा तो है नहीं, तो इकट्ठा ही तो होता रहेगा। अगर लगातार सोचिए, किलो किलो अगर प्लास्टिक और कांच आपके यहाँ पे फेंका जाता रहे, तो कितना दिन छुपेगा? आज से 50 साल 100 साल बाद तो आपका पंचायत उसे प्लास्टिक के नीचे दब के रह जाएगा। तो उस समय सोचिए फिर, और इससे कितनी भयंकर बीमारियां होती हैं, कैंसर और जानलेवा बीमारियां इससे होती है, नशे के कारण तो होती ही हैं। कई बार आप लोग सुने होंगे ऐसे व्यक्ति को भी कैंसर हो जाता है जिसने न कभी शराब का सेवन किया हो, न कभी तंबाकू किया हो, न सिगरेट, कुछ नहीं किया हो, उसको भी हो जाता है। तो इन्हीं कारणों से होता है, जो कि हम लोग सीधा संबंध नहीं देख पाते हैं, तो उसकी भयावहता को हम लोग नहीं समझते हैं कितना गंभीर है ये। तो इसलिए अभी इसीलिए सरकार के द्वारा इमरजेंसी लाते हुए इसी साल लागू करने का इसको निर्णय लिया है, ताकि हम लोग पंचायतों को प्लास्टिक से मुक्त कर पाए। तो हमारी माताओं बहनों के लिए है कि जो कचरे का डब्बा, डस्टबिन आपको दिया जा रहा है, उसका प्रयोग कचरा रखने के लिए करें। अब ये समस्या कहाँ रही? हम लोग जांच में गए जिन पंचायतों में, क्योंकि पिछले साल भी कुछ पंचायतों में शुरू हो गया है, वहां पे जब जांच के लिए गए तो वाकई में क्या हो रहा है, तो कई सारे घरों में तो लोग कचरा रख के उसको सुबह रिक्शा स्वच्छता कर्मी लेके आते हैं तो उनको दिया जा रहा है। लेकिन बहुत घरों में हम जब मंगाए कि भाई डस्टबिन कहाँ है, तो माता जी लेके आई, उसमें आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, अनाज रखे हुए थे, दाल चावल रखे हुए थे। जो गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए डस्टबिन दिया गया था, उसमें अनाज रखा हुआ था। अब सोचिए कितनी हंसी की बात है ये, कि जो इतने महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए दिया गया है, अब हमारी माताएं बहनें उसको अनाज के बर्तन के रूप में प्रयोग कर ले रही हैं, या बाथरूम में बाल्टी के रूप में प्रयोग कर ले रही हैं। तो ये बहुत बड़ी अड़चन है। तो जब तक आप कचरे के डब्बे में रखिएगा नहीं, तब तक वो स्वच्छता कर्मी कैसे लेके आएंगे? तो मेरा यही अनुरोध है आप सभी लोगों से कि कचरा का जो कलेक्शन का काम हो रहा है उसमें ये सहयोग करें कि हम लोग डस्टबिन में ही कचरा फेंकें, और डस्टबिन में और किसी काम में उसका ना प्रयोग करें। और आदत लाएं, इधर उधर कचरा फेंकने के बजाय सभी लोग जाएं, कोई भी कुरकुरा खाएं, कोई भी कचरा हो, सीधे ले जाके डस्टबिन में डाल दिया करें, सूखा एक में और गीला दूसरे में। तो इस प्रकार जब हमारे कर्मी आएंगे तो आप पूरा का पूरा दे पाएंगे। एक तो ये हम लोग देखे हैं जो अड़चन आ रही थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सुने हो, इस अड़चन को नहीं आने देंगे। दूसरी प्रमुख अड़चन है कि इस कार्यक्रम को चलाने के लिए आपको एक बार तो सरकार ने फंड दे के क्रय कराया है। अब लेकिन अब इस कार्यक्रम को चलाने के लिए स्वच्छता कर्मियों को मानदेय दिया जाना होगा। कभी रिक्शा खराब होगा, कुछ होगा, उसमें उसकी मरम्मती की आवश्यकता होगी। अब ये चलेगा कैसे?
एक बार सरकार ने क्रय करा दिया है, अब इसका चलना कैसे है? तो चलेगा ऐसे ही। तो इसलिए शुल्क निर्धारित किया गया। भाई आपके पंचायत का काम है, आपके पंचायत को बीमारी से मुक्त किया जाना है, तो सब आदमी को, हर परिवार को सहयोग करना होगा ना। तो इसीलिए इसमें दिया गया है कि 30 रुपया प्रति परिवार प्रति महीना इसमें शुल्क निर्धारित है, और एक दिन का मात्र 1 रुपया पड़ेगा। तो इतनी महत्वपूर्ण योजना है, कार्यक्रम है, इतने महत्वपूर्ण बीमारी से आपको पंचायत को मुक्त करेगा, और जो कचड़े का अंबार लगने वाला है, प्लास्टिक के नीचे दबने से आपको पंचायत को बचाएगा भविष्य में, उसके लिए क्या हम लोग एक दिन का 1 रुपया भी नहीं दे सकते हैं? तो मैं अनुरोध करूंगा सब लोग मिलकर इसको दिलवाएं। और क्योंकि हम इसलिए उठा रहे हैं कि जब से कई दिन पंचायतों में शुरू हुआ है, आज के 5 पंचायतों में भी, इसमें से 2 में संभवतः शुरू हो गया है, और वहां पे अब लाखों रुपया आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी हम लोग का जो रिपोर्ट देख रहे थे बहुत कम पैसा है, 1000 में ही है, कुछ 1000 ही हुआ है। तो सब परिवार नहीं दे रहे हैं। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि हमारे जनप्रतिनिधि, स्वच्छता कर्मी जब आप लोगों से अनुरोध करें, उसको मासिक रूप से 30 रुपया दें, ताकि हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बना पाए। अगला मैं जो कार्यक्रम की बात करूंगा वो कानून है, बेसिकली वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार लोक शिकायत निवारण कानून। ये 2016 से इसको सरकार के द्वारा लागू किया गया है। अब देखिए, बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, हमने जो देखा है बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, इसीलिए हम इन योजनाओं को हम दोहरा रहे हैं। अब इस कानून को लाने का उद्देश्य क्या था, अगर आप ये समझिएगा उद्देश्य को, तब आप जान पाइएगा कितना महत्वपूर्ण है, इसकी वैल्यू क्या है। जब पहले किसी भी सरकारी योजना संबंधित किसी व्यक्ति को शिकायत रहती थी, तो आप लोग सामान्यतः ब्लॉक में आवेदन देते हैं, अनुमंडल में देते हैं, हम लोग यहाँ देते हैं, और फिर हम लोग के स्तर पर जिस विभाग से संबंधित होता है उन अधिकारी को हम लोग भेज देते हैं कि इस पर नियम संगत कार्रवाई करके हम लोग को रिपोर्ट भेजें। लेकिन हम लोगों को और भी काम रहता है, तो नियमित अनुश्रवण उसका नहीं हो पाता। जो 10 दिन पहले परिवाद आया था उसका क्या हुआ, ये पूछने का समय तो रहता नहीं है। तो इसलिए उस परिवाद के निवारण में समय ज्यादा लगता था पहले। लेकिन इसी समस्या को देखते हुए परिवादों का निवारण चूंकि बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, तो सरकार के द्वारा लोक शिकायत निवारण कानून लाया गया कि आपके परिवादों को निवारण को प्राथमिकता देने के लिए, नियत समय सीमा के अंतर्गत उसका निष्पादन करने के लिए अनुमंडल स्तर पे एक पदाधिकारी और जिला स्तर पे एक पदाधिकारी, डेडिकेटेड लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, दोनों स्तरों पे उनको पदस्थापन कर दिया गया। और उनका काम सिर्फ यही है, उनको और कोई विभागीय जिम्मेदारी नहीं दी गई है। उनका काम यही है कि जब कोई भी योजना से संबंधित परिवाद आएगा, संबंधित विभाग को नोटिस करेंगे, परिवादी को तो नोटिस होगा ही, दोनों की उपस्थिति में उसकी सुनवाई करके, अगर परिवादी का परिवाद जेन्युइन है तो संबंधित अधिकारी को उसको निष्पादन करके रिपोर्ट करना होता है। और 60 दिन के अंदर ऐसे बहुत सारे शिकायतों का निष्पादन लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत कराया गया है। अब ये हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत लोग हम जनता दरबार में देखते हैं कि लोग आते हैं, तो जिन शिकायतों को अगर लोक शिकायत निवारण कानून के तहत सीधे ही अनुमंडल में आवेदन दे देते, तो उनका 2 महीने निस्तारण हो चुका होता, वो लोग भी आते हैं, कहते सर हम 4 बार से दौड़ रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर सीधे चले जाते तो वहीं हो जाता, फिर हम लोग उसको लोक शिकायत में भेज के निवारण कराते हैं। हाँ, कुछ मामलों में होता है जिसमें कि लोक शिकायत निवारण कानून के परिधि से बाहर के मामले होते हैं, तो वैसे मामलों को छोड़ के सकारात्मक सूची में है जिसमें लगभग सारे सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं, उस सूची के अंतर्गत सभी परिवादों का निवारण 7 दिन के अंदर करा दिया जाता है। तो ये बहुत ही शक्तिशाली कानून है, आप लोगों को बहुत अधिकार देता है परिवाद के निवारण के लिए। हम लोगों के द्वारा सतत मॉनिटरिंग हो रही है, बहुत लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको जानकारी दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कानून का लाभ उठा पाएं। अब अगली सरकारी योजना जिसके बारे में बात करेंगे वो हमारे युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जितने भी युवा हैं वो तो सुने ही, साथ में अन्य सभी जनप्रतिनिधि और सभी प्रबुद्धशाली लोग भी सुन लें, क्योंकि आप लोग जाके उनको बता सकते हैं जो लोग यहाँ नहीं हैं। 7 निश्चय कार्यक्रम सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 कार्यक्रम जो युवाओं के लिए हैं, हम उसके बारे में 2 मिनट में आप लोगों से चर्चा करेंगे। एक तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, दूसरा कुशल युवा प्रोग्राम है। कुशल युवा प्रोग्राम के तहत और बच्ची ने अभी अपना अनुभव भी साझा किया, और तीसरा स्वयं सहायता भत्ता योजना है। अब ये 3 कार्यक्रम का आप लोग
इसको लाने का क्या उद्देश्य था, क्यों आवश्यकता महसूस की गई सरकार के द्वारा, अगर इसको आप लोग सुनेंगे तब जान पाएंगे कितना लाभकारी है और तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकेंगे। पहला, अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब देखिए, इसके तहत वो लोग योग्य होते हैं जो 12वीं पास करके उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं कॉलेज में, या 10वीं पास करके ITI या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है। अगर कोई परिवार उच्च शिक्षा के लिए फीस भरने में स्वयं से सक्षम नहीं है तो अगर, लेकिन हर परिवार, हर माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, तो क्या लोग करते हैं कि बाजार से एजुकेशन लोन लेते हैं, शिक्षा ऋण लेते थे। तो शिक्षा ऋण में जो ब्याज, जानते हैं कि बाजार से जो रहता है ब्याज थोड़ा ज़्यादा रहता है, सिक्योरिटी उसके लिए चाहिए होता है, फ्री में तो कोई लोन दे नहीं देगा, क्योंकि ये भी देखना होता है बैंकों को, भाई आप वापस करने के लिए सक्षम हैं कि नहीं लोन को, तो सिक्योरिटी मोर्टगेज भी लगता है। तो इस और ब्याज दर भी ज़्यादा होने के कारण परिवार पे बोझ ज़्यादा होता था। तो इस समस्या को समझते हुए सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई। इसके तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 लाख तक का कम ब्याज दर पे शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है और इसमें कोई सिक्योरिटी मोर्टगेज भी नहीं लगता। अब DRCC में जाके, जिला निबंधन परामर्श केंद्र पे जाके आवेदन कर सकते हैं और इसका तहत लाभ उठा सकते हैं। बहुत बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। अब इसको इसलिए यहाँ पे चर्चा में लाए हैं, एक तो युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और दूसरा इन तीनों कार्यक्रमों में हमने देखा कि जितना अपने जिले का पोटेंशियल है, जितनी जनसंख्या है, जितना आवेदन आना चाहिए उतना आवेदन अभी आया नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब इतना महत्वपूर्ण, इतना लाभकारी है, तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव ही हम लोगों के प्रमुख कारण लग रहा है। तो मैं इसीलिए इस बात को यहाँ पे उठा रहा हूँ। दूसरा प्रमुख कार्यक्रम है कुशल युवा प्रोग्राम। अभी बच्चे ने अपना अनुभव साझा किया, हम उसे जोड़ के बताएंगे कि आप कुशल युवा प्रोग्राम के तहत जो भी छात्र या छात्रा 10वीं पास कर लिए हैं वो इसके लिए निबंधन करा के एलिजिबल योग्य हो जाते हैं। अब जो लोग निबंधन करा लेते हैं उनको ब्लॉक स्तर पे इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग क्या चीज़ की दी जाती है ये समझना बहुत जरूरी, तब इसके लाभ को जान पाएंगे। अब देखिए, ट्रेनिंग 3-4 चीज़ों में दी जाती है। एक तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाती है, कंप्यूटर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें इंटरनेट सब लोग सुने होंगे, कंप्यूटर सब लोग जानते होंगे। आजकल तो बहुत सारी सेवाएं मोबाइल पे ही आपकी इंटरनेट के माध्यम से आप लोग उसको सेवा प्राप्त कर लेते हैं। बैंकिंग हो गया, पहले बैंक जाना पड़ता था, तो कंप्यूटर मोबाइल से ही ऐप के माध्यम से ट्रांसफर हो जाता पैसा। आप हर क्षेत्र में जाइएगा, कंप्यूटर ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। आप चाहे निजी क्षेत्र में नौकरी करना चाहें, अपना व्यवसाय करना चाहें या सरकारी नौकरी करना चाहें, हर क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है। आपको बता दें, हमारे कार्यालयों में जिन कर्मियों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होता है वो उतने कुशल नहीं माने जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के बिना काम ही नहीं चलना, हर जगह जरूरत पड़ती है। आप लोग भी इस बात को जानते होंगे, जो लोग को नहीं आता है वो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अपने घर के बच्चों के ऊपर लोग निर्भर रहते हैं, अरे भैया बता दो इसको कैसे करना है। तो इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, तो इसकी बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है निःशुल्क कुशल युवा प्रोग्राम के तहत। अब सोचिए, कोई बच्चा अगर 10वीं पास से इसकी ट्रेनिंग ले लेगा तो उसको कितना लाभ होगा। अगर हम लोगों के समय पे, हम लोग भी जब कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, अब हम लोग भी IIT कानपुर में एडमिशन मिला, लेकिन गांव के स्कूल से पढ़े थे, तो हम लोगों को भी कंप्यूटर की जानकारी नहीं थी। हम अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं, तो हमको ये नहीं पता था कि ईमेल क्या होता है। अब सोचिए, अगर वहां पे जब कॉलेज में गए तो 12वीं तक हम लोग को कंप्यूटर ज्ञान ही नहीं था, कुछ नहीं जानकारी थी। अब वहां पे गए तो हम लोग को तो ईमेल खोलना है, तो पूछ रहे हैं अगल बगल ईमेल क्या होता है, ईमेल क्या होता है। अब गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब बहुत तेज। अब ये अगर बेसिक जानकारी नहीं तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती थी। अब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर खरीद के ले आ रहा है, कोई ईमेल खोल रहा है, फिर किसी से पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं कंप्यूटर लैब गए थे रात में, मेल चेक करके आ रहे हैं। हमको लगा अच्छा। तो अब सोचिए कितना शर्मिंदगी होती थी, चुपके चुपके फिर उसको सीखते थे छुप छुपा के कि बेइज्जती ना होने पाए। तो अपने गांव से होने पे शर्मिंदगी होने लगती थी वहां पे। अगर शहर में पढ़े होते तो हमको भी कंप्यूटर आता। अब सोचिए, यहाँ पे सरकार के द्वारा KYP के तहत बेसिक जानकारी दी जा रही है, तो कितना महत्वपूर्ण है। तो वो बता दें आपको, वाकई में बता दें, 1-2 महीना कॉलेज का शुरू में बहुत डर में गुजरा है कि पोल न खुल जाए वहां पे कि इनको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं आता है।
तो ये हमारा कोई भी छात्र कॉलेज में यहाँ का, उसको वो शर्मिंदगी ना झेलने पड़े, तो उसको इस तो कुशल युवा प्रोग्राम उसमें बहुत काम देता है। अब साथ ही साथ इसमें अंग्रेजी में, हिंदी में इसकी भाषा की जानकारी दी जाती है। अब सब लोग जानते हैं बहुत सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें अंग्रेजी में कुछ कुछ रहता है। अभी लोग जानते होंगे, ये फॉर्म भरने जाइए, रेलवे टिकट कराइए, उसमें भी इंग्लिश में खूब मिल जाए। तो बेसिक जानकारी हर जगह चाहिए होती है। ये नहीं देखना है कि केवल हमारी मातृभाषा हमको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आगे और आदमी ज़्यादा सफल होता है। उसके बारे में कुशल युवा प्रोग्राम के तहत जानकारी दी जाती है। अब इसके अलावा सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया जाता है कि आत्मविश्वास के साथ किस तरीके से अपनी बात को आप लोग रखें, इसके बारे में बताई जाती है। बच्ची ने कितने बढ़िया अंग्रेजी में शुरुआत की, अंग्रेजी हिंदी सब में बताया। अगर उनको इंग्लिश में आगे उसको लगा कि नहीं बोल पाएंगे, हिंदी में बताया, बिना नर्वस हुए। कई बार हम लोग अगर कोई चीज बोल रहे हैं और फ्लो में अगर भूल गए तो उसी में आदमी अटक जाता है। लेकिन बच्चे को हमको लगा पहले इंग्लिश में शुरू की, उसको बाद में लगा अच्छा आगे नहीं आ पा रहा, तो हिंदी में और आत्मविश्वास के साथ बोल दिया, और सामने वाले को पता भी नहीं चला वो कहीं कुछ भूली है, कहीं कुछ हुआ। तो ये आत्मविश्वास ही होना चाहिए, इससे ट्रेनिंग में ये मिलता है। और आपको हम लोग बता दें, हम लोगों का भी जब खुद का भी सिलेक्शन, उस एज के छोड़िए, हम लोग को सिलेक्शन के बाद भी जब गांव वगैरह में स्वागत हुआ, उस समय भी इतनी भीड़ के सामने बोलने में काफी नर्वसनेस होती थी। तो लेकिन अब सोचो अभी के बच्चे बोल रहे हैं, तो ये सब बहुत लाभ देता है। 8वीं कक्षा का एक उदाहरण हम आप लोगों को बताएंगे, हम जा रहे हैं जनसंवाद में बताते हैं, क्योंकि इस छोटी छोटी चीजों को हम लोग उसके महत्व को जान नहीं पाते हैं। अब हम लोग 8वीं कक्षा में थे, हमारे प्रिंसिपल साहब, हम लोग हर स्कूल में प्रेयर होता है, प्रार्थना सवेरे, तो हम लोग यहाँ स्कूल में क्लास जब खत्म होती थी 4 बजे, उस समय भी हमारे प्रधानाध्यापक सभी बच्चों को बुला के 5 मिनट कुछ इसी तरह के ज्ञान की कुछ चर्चा करते थे, जो बहुत लाभकारी होता था। तो उसी चर्चा में उन्होंने परीक्षा कर दी कि चैलेंज के रूप में किसी भी बच्चे को अगर 5 देशों का नाम और उसकी राजधानी अगर बता दे तो उसको 10 रुपया देंगे उस समय। अब सोचिए हम लोग 8वीं में थे, उस समय संयोग से हमको याद कर रहे थे देशों का नाम और राजधानी। घर पे हमारे भैया मतलब बोलते, घर के लोग पढ़ाते नहीं हैं, तो बोले नहीं याद करके बताना हमको, तो हम कई देशों का याद किए थे। लेकिन 8वीं के इतना याद होने के बावजूद पूरी, लेकिन स्कूल के सब बच्चे बैठे हुए थे, सब टीचर थे, तो शर्म के मारे खड़े होकर बोले नहीं। अब ये सोचिए, हम किसी अपने बगल वाले बच्चे को बता दिए ये है, तो वो कुछ बता के पैसा भी ले लिया। तो ये स्थिति होती है, तो ये उस समय का है। तो हम बता रहे थे ये सब जो छोटा छोटा है कुशल युवा प्रोग्राम के तहत जो ट्रेनिंग दी जा रही है ना, बहुत सोच समझ के और बच्चों को आगे क्या काम आएगा उसकी आवश्यकता को समझते हुए डिजाइन किया गया है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि सब लोग इसका लाभ उठाएं, इसके बारे में बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कुशल युवा प्रोग्राम का लाभ लें। कि स्वयं सहायता भत्ता योजना है, अब इसके तहत भी जो छात्र छात्रा, जो व्यक्ति 12वीं पास करके उच्च शिक्षा के लिए नहीं जा रहा है, अब उसको रोजगार की तलाश कर रहा है, तो सरकार ऐसे लोगों के लिए भी प्रति महीना 1000 रुपए का भत्ता के रूप में दिया जा रहा है 2 साल तक, ताकि आप इस बीच में कुछ समर्थन भी आपको मिलता रहे, आप रोजगार की तलाश भी कर लें। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को जो स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभान्वित हो रहे होते हैं, उन लोगों को कुशल युवा प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग भी दे दिया जाता है कि आप रोजगार जब तक तलाश में, जब तक नहीं मिल रहा है, तब तक आप कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, जो बेसिक जानकारी चाहिए, हिंदी अंग्रेजी बेसिक जानकारी, भाषा आपको दे दी जाती है, सॉफ्ट स्किल के बारे में बता दिया था कितने अच्छे तरीके से आप अपनी बात को रखें। तो ये सब तीनों कार्यक्रम जो सरकार का बनाया गया है, ये सोच समझ के युवाओं के लिए, जिनको उच्च शिक्षा ग्रहण करने में फीस की समस्या है उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ ले लें, जिनको रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनको 2 साल तक के लिए भत्ता के रूप में समर्थन दिया जा रहा है। साथ ही साथ कुशल युवा प्रोग्राम के तहत उनको बेसिक ट्रेनिंग दे दिया जा रहा है, ताकि चाहे रोजगार के लिए जाए, चाहे हायर एजुकेशन के लिए, सब जगह वो काम आए। तो ये तीनों कार्यक्रम बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के बाद इस क्षेत्र से और ज्यादा आवेदन जनरेट होंगे और ज़्यादा आवेदन लोग करेंगे और इस तीनों कार्यक्रमों का बहुत लोग लाभ उठाएंगे। अब 2 आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, बस 2 कार्यक्रम के बारे में आप लोगों से और बात करूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उसका चर्चा भी कर रहे हैं। एक तो हम लोग श्रम संसाधन विभाग का भी डीडीसी साहब चर्चा भी किए कि जो हमारे निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर भाई हैं, जो श्रमिक, हम लोग निर्माण श्रमिक बोलते हैं, उन लोगों के द्वारा जो बिहार सरकार का इसमें एक भवन निर्माण एवं अन्य सन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है,
उसके तहत अगर वो सदस्यता वो लोग निबंधन करा लेते हैं तो बहुत प्रकार के लाभ सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और उसके सदस्य उसमें निबंधन कराने के लिए श्रमिकों को बहुत आसान है, उसका ऑनलाइन लिंक है, वो BOCW करके है उसमें, और हमारे ख्याल से यहाँ पैम्फलेट भी बट रहा होगा, उसको श्रम संसाधन विभाग के लोग उसको बंटवा देंगे। तो उसमें नियरेस्ट नजदीकी वसुधा केंद्र पे जाकर कोई भी व्यक्ति उसमें निबंधन कर सकता है। और निबंधन कराने के लिए जो हमारे मजदूर भाई हैं उनमें शुल्क के रूप में केवल 20 रुपया शुरुआती निबंधन शुल्क लगता है, और उसी के साथ 5 साल का 30 रुपया सदस्यता शुल्क देना पड़ता है। तो कुल 50 रुपया दीजिएगा तो आप 5 साल के लिए सदस्य बन जाइएगा। तो बाकी फिर 5 साल खत्म होने वाला होगा, फिर 30 रुपया देके अगले 5 साल के लिए रिन्यूअल करा लीजिए। तो जो हमारे मजदूर भाई, निर्माण कार्य में लगे मजदूर भाई इस कल्याण बोर्ड के सदस्य रहते हैं, उनको बहुत प्रकार की सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। बच्चा होगा तो उस समय सहायता राशि दी जाती है, उसकी पढ़ाई के लिए दी जाती है, पुत्रियों के विवाह के लिए दिया जाता है, घर में कोई बीमार होता है या किसी प्रकार की दुर्घटना होती है उस समय सही सहायता राशि दी जाती है। यहाँ तक कि उनको अपने जो मजदूरी में या निर्माण कार्य में लगने वाले औजार हैं उसको भी क्रय करने के लिए सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती है। अब सोचिए कितना मदद करता है ये, हमारे निर्माण कार्य में लगे मजदूर भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है। इसके लिए कैंप लगा के, चूंकि उसमें निबंधन कम था तो सरकार का निर्देश है संसाधन विभाग को कैंप लगाइए, तो कैंप लगा के लोग आवेदन दे रहे हैं। सोचिए इतना लाभकारी है, खुद लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। तो मैं अनुरोध करूंगा कि लोग इसका लाभ लें, निबंधन करवाएं, और श्रम संसाधन विभाग के लोगों से अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो उसको संपर्क करके उसको जानकारी और प्राप्त कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग निबंधन कराएंगे तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभार्थी हो जाएंगे। अब अंतिम बिंदु जो मैं बात करूंगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट अभियान है, उसमें भी आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। जल जीवन हरियाली अभियान, आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। 2019 से ही सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान चलाया जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके महत्व को जान भी रहे हैं। तब भी मैं चर्चा करूंगा। सबको पता है कि जल का कितना महत्व है, वृक्षों का कितना महत्व है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग महत्व को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी उतना गंभीर नहीं हो पाए हैं। वृक्षों के महत्व को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी हरे वृक्ष काट दिए जाते हैं। ये बात है, परिवर्तन आया है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से हम लोग को दिखता है, लेकिन अभी भी काट दिए जाते हैं। इसको हम लोग को व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। अब जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सरकार के द्वारा सभी सरकारी भवनों पे जल संचयन के लिए छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया जा रहा है। सभी चापाकलों के पास में जो सरकारी चापाकल हैं स्वच्छता का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो कुएं हैं, कुएं का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। पोखर है, पोखर का जीर्णोद्धार कराया जाए, उनको और खुदाई करके और बड़ा बनाया जा रहा है। जो 5 एकड़ से बड़े पोखर है, लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा जीर्णोद्धार उसका कराया जा रहा है। उससे कम वाले मनरेगा के तहत पंचायतों के द्वारा कराया जा रहा है। और इन सबका उद्देश्य यही है कि जल संचय करना, जो बारिश का पानी, वर्षा का पानी हम लोगों के पास आता है उसको संचित करके नीचे जमीन के अंदर भेज देना, ताकि हमारे भूगर्भ का जल स्तर बना रहे। अब इतना महत्वपूर्ण क्यों है भूगर्भ का जल स्तर? आप सभी लोग इसी गर्मी के मौसम में आप लोग देखे होंगे, हम मधुबनी नगर निगम के बारे में सब जगह हम जाकर बता रहे हैं, और कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये स्थिति हुई थी कि नीचे का जल स्तर इतना नीचे चला गया था कि बहुत चापाकल बंद हो गए। और शहरी क्षेत्र में तो नगर निगम में ऐसा हुआ था कि चापाकल, बोरिंग सब बंद हो गए, तो हम लोग को टैंकर से देना पड़ा था, पानी का स्तर इतना नीचे चला गया था। तो सोचिए अगर हम लोग सचेत नहीं हुए अभी तो वैसी स्थिति हर गांव में आ सकती है। तो हम लोगों को ये देखना होगा कि जो सरकार जो कार्यक्रम जल जीवन हरियाली अभियान चला रही है उसके तहत आप सभी लोग अपना भी योगदान करें। अब योगदान क्या करना है कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा सरकारी भवनों पे छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण कराया जा रहा है, उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति जो सक्षम है वो अपने घरों पे छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण कराए। क्योंकि आप खुद ही सोच लें कि सरकारी भवनों का प्रतिशत कुल भवनों की तुलना में कितना है, बहुत कम है। निजी पक्के मकान ज्यादा है, तो उसका कितना योगदान हो पाएगा, उसका कम रहेगा। आप सब लोग जब बना लीजिएगा जो सक्षम है, तब सोचिए कितना वर्षा का पानी संचित करके हम लोग नीचे भेज देंगे। तो सभी सक्षम परिवारों से अनुरोध है, सभी व्यक्तियों से जो भी सक्षम हैं, छत वर्षा जल संचयन संरचना अपने घरों पे बनाएं, स्वच्छता का निर्माण करवाएं, ताकि जो किचन और सबका पानी हम लोग बाहर बाथरूम का फेंकते हैं, स्वच्छता बनाइए, उसको भी फिल्टर करके जमीन के अंदर भेजिएगा, तब नीचे का जल स्तर तब बना रहेगा।
तब इसकी दिक्कत नहीं आएगी पानी की। नहीं तो अगर हम लोग इसी तरह के सचेत नहीं हुए, आगे आने वाले समय में बहुत समस्या आने वाली है। इसमें गांव में भी पानी की किल्लत हो जाएगी। एक तो ये योग सहयोग चाहिए, दूसरा ये देखना होगा हम लोगों को कि पानी की बर्बादी हम लोग को बंद करनी होगी। ये हम लोगों की प्रवृत्ति है, हम केवल आपकी नहीं अपनी सबकी बात कर रहे हैं। कोई भी सामान अगर हमको फ्री में बहुतायत से मिलने लगता है तो जम के बर्बाद करते हैं, ये हमारी आदत है। पहले जब कुएं से और चापाकल से, जब पुराने लोग जब चापाकल भी नहीं था, हम लोग भी कुएं से पानी खींच के नहाए हुए हैं। जब कुएं से पानी निकालते थे तो उस समय जितना जरूरत होता था उतना ही पानी में नहा लेते थे। कई बार लगता था कि अच्छा 2 मग में बचा हुआ है उसी में नहा लें, थोड़ा बहुत पानी बचा भी लेते थे। लेकिन चापाकल में भी देखते थे कि अपन 2 बाल्टी में जो है नहा लें, लास्ट में थोड़ा बहुत उससे काम चला लें। लेकिन अब जब टोटी से फ्री में मिल रहा है, बहुत आयत से पानी बर्बाद कर देते हैं। गाड़ियां धोने में हमको याद है, हम लोग तो बाल्टी और उससे बाइक और कार धो लेते थे। आजकल सब टोटी लगा के उसको फुहारा मार के जोड़ते हैं। कहीं पाइप टूटा हुआ है, टूट गया है, तो उसको पूछते हैं क्यों खुला हुआ, जांच में गए तो कहते हैं सर कोई टोटी तोड़ ले गया। अरे टोटी तोड़ ले गया, उसको कम से कम लगा के बंद तो कर दीजिए, नहीं मोटर चलता हुआ बहता रहता है तो पानी अलग जल जमाव हो गया। तो कितना पानी बर्बाद करते हैं हम लोग। आपको बता दें, हम अपनी बात नहीं करें, जनप्रतिनिधियों का ही फीडबैक हम बता रहे हैं। पंचायतों में निरीक्षण करने जब हम लोग गए, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिन वार्डों में, जिन पंचायतों में नल जल का बोरिंग ज्यादा काम कर रहा था, ज्यादा फंक्शनल था, वहां पे जल स्तर ज्यादा नीचे चला गया था, वहां के चापाकल बंद हो गए थे। और जिन वार्डों में नल जल वाला नहीं चल रहा था, वहां पे उतना नीचे नहीं गया था। इसका कारण क्या था? कारण बहुत स्पष्ट है कि जहां पे बोरिंग वाला नहीं था, वहां आसानी से लोग पानी नहीं मिल रहा था, वहां चापाकल से थोड़ा मेहनत लगता था, तो वहां पानी लोग बचा बचा कर प्रयोग करते थे। और जहां बोरिंग चल रहा था वहां पे बहुतायत से बर्बाद किया, जबकि जनसंख्या लगभग बराबर ही रहती है। तो यही अंतर है। तो हम लोगों को अपनी आदत में सुधार लाना होगा कि पानी अगर सरकार के द्वारा नल जल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हर घर नल का जल, उसमें बहुत वार्डों में फंक्शनल भी है, जिसमें नहीं फंक्शनल है पीएचडी को हैंडओवर किया गया है, वो भी 1 आध साल में सब चालू हो जाएगा। अब सोचिए सब जगह चालू रहेगा और हम लोग सचेत नहीं होंगे और भूगर्भ जल स्तर को ऐसे बर्बाद करेंगे तो गर्मी के समय में क्या होगा? पीने का पानी तब नहीं मिलेगा। तो हम लोग यही जागना होगा, एक तो संचयन में अपना भी योगदान करें, सोख्ता का निर्माण कराएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कराएं अपने घरों में, साथ ही साथ पानी को बर्बाद ना करें। बचा के पानी बहुत अमूल्य है, उसको बचाएं और भावी पीढ़ियों के लिए पानी को रखें, नहीं तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। और दूसरा, वृक्षारोपण में हम लोग अपना योगदान करें। प्रत्येक वर्ष हर व्यक्ति को चाहिए पेड़ लगाते रहें ताकि हमारी ग्रीनरी बढ़े, देखने में भी अच्छा लगता है, वायु भी शुद्ध रहती है और मानसून भी नियमित होता है। जितना ग्रीनरी रहेगी उतना अच्छे से हम लोग रहेंगे। और आप लोगों को बता दें कि अगर ये सब हम लोग करते रहेंगे, जितनी बातें चर्चा हुई हैं, निश्चित रूप से हमारी पंचायतों रोग मुक्त होंगी, स्वच्छ रहेंगे और ग्रीनरी बढ़ेगी, पानी का संकट आप लोगों के यहाँ नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है